गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज इस वीडियो में हम गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तकाल में जितनी प्रगति सभ्यता ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुई थी, उतनी ही प्रगति आर्थिक क्षेत्र में भी हुई थी। गुप्तों की उदार शासन व्यवस्था ने आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन दिया। आवागमन के साधनों का विकास होने से कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार आदि की अत्यधिक उन्नति हुई थी। कोई भी युग हो, उसके आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था में ये 4-5 पॉइंट आते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है: कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। तो सर्वप्रथम कृषि। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गुप्त सम्राटों ने कृषि की उन्नति, विकास और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था। इस समय जागीरदारी प्रथा नहीं थी तथा भूमि पर व्यक्तियों तथा परिवारों का स्वामित्व था। कृषि की उन्नति हेतु राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता था। सिंचाई के लिए नदी, झील व बांध, वापी यानी छोटा तालाब और कुएं आदि से नहरें निकालकर खेतों में पानी पहुंचाया जाता था। गंगधार अभिलेख से पश्चिमी मालवा के गुप्त सामंत विश्ववर्मन द्वारा सिंचाई के लिए वापी, तड़ाग और कूप के निर्माण का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के समय गिरनार के नगरपाल चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने का भी उल्लेख मिलता है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के कारण उपज में भी वृद्धि हुई थी। अन्न की विभिन्न फसलों के अतिरिक्त देश में विभिन्न प्रकार के फल और साग सब्जी भी पैदा होती थी। तो इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में उस समय पर्याप्त उन्नति थी। पशुपालन। इस युग में पशुपालन भी जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन था। गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि जानवर पाले जाते थे। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम आता था। उद्योग धंधे। गुप्तकाल में अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। इस युग में धातु शिल्प, वस्त्र उद्योग, आभूषण कला, काष्ठ उद्योग, पाषाण उद्योग, हाथीदांत का काम, धातुकर्म, बर्तन उद्योग, जहाज उद्योग, पच्चीकारी, चमड़े का उद्योग, तेल उद्योग आदि उन्नत अवस्था में थे। मेहरौली का लौह स्तंभ धातु विज्ञान की उन्नति का श्रेष्ठ उदाहरण है। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। गुप्तकालीन धातुकर्म का सर्वोत्तम रूप इस काल के सिक्कों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार उद्योग के क्षेत्र में गुप्तकाल में काफी उन्नति हुई थी। गुप्तकाल की हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कि विशुद्ध हैं और कलात्मक भी हैं। गुप्तकाल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य तथा तकनीकी कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वस्त्र निर्माण भी गुप्तकाल का एक प्रमुख उद्योग था। श्रेणी संगठन। गुप्तकालीन शिल्पियों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों ने अपने संघ बना लिए थे जो श्रेणी या निगम कहलाते थे। अपने व्यवसायों को चलाने हेतु उनके अपने नियम और कोष थे। वे आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। तब वे ऋण ब्याज भी देते थे और निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। श्रेणियां सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य भी करती थी, जैसे मंदिर, तालाब, सभागृह, विश्राम गृह आदि का निर्माण करवाना। व्यापारिक समितियों को निगम कहा जाता था। तो इस प्रकार गुप्तकाल में व्यवसायों में श्रेणी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर व्यवसाय के लिए अलग श्रेणी होती थी। व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य गुप्तकाल में आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों को प्रोत्साहन दिया गया था।
आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। सार्थ भ्रमणशील व्यापारी थे। उज्जैन, बड़ौंच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, वैशाली आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। विदेशी व्यापार। गुप्त काल में विदेशी व्यापार की भी काफ़ी विकसित अवस्था में था। बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले व्यापारिक वर्ग का मुखिया सार्तवा कहलाता था। विदेशों से स्थल व जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग द्वारा पूर्व में तिब्बत तथा चीन और पश्चिम में ईरान और अरब सागर से व्यापार होता था। पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रमुख था। चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों को भारतीय इसी बंदरगाह द्वारा जाते थे। गुप्त काल में पश्चिम देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध काफ़ी पुराना हो चुका था। जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ के बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया, भारत के पश्चिम व्यापार को प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। लौंग और चंदन की लकड़ी लंका पहुंचाई जाती थी और वहां से उसका निर्यात पश्चिमी देशों को किया जाता था। मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, औषधियाँ, नारियल आदि निर्यात की प्रमुख सामग्री थी। इन वस्तुओं के बदले में विदेशों से सोने के सिक्कों का आयात होता था। गुप्त युग में घोड़ों का आयात उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, अरब, फारस और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस प्रकार गुप्त काल में आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था और जिससे गुप्तकालीन आर्थिक जीवन काफ़ी सुदृढ़ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई थी और आर्थिक जीवन काफ़ी अच्छी अवस्था में था। राजस्व के स्रोत। आर्थिक जीवन में अपन राजस्व के स्रोत भी ले सकते हैं। उस समय राजा को भूमि से 1/6 हिस्सा कर के रूप में मिलता था, उसे भाग कहा जाता था। राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर वो भोग कहलाता था। ऊपरी कर एवं उद्रग एक प्रकार के अन्य कर थे। ये उसकी समय की राजस्व के स्रोत थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के बाद आप नोट्स बनाया करो ताकि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सकें। वीडियो को सुनते समय नोटबुक और पेन साथ में रखा करो और आप उसको नोट किया करो और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको नोट किया करो ताकि आपके परीक्षा में आप अच्छी तरह उनको दोहरा सकें और आपके अच्छे नंबर आ सकें। और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप हल करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया करो। फर्स्ट ईयर वालों के बहुत ही कम होम असाइनमेंट हो रहा है, इसलिए ये आप ज़रूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।